हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा था। आज हम पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, अक्रॉस अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लियर? क्या वो साइज डिक्रीज होगी, क्या वो साइज इंक्रीज होगी, ये सब कुछ देख, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिसिटी क्यों आई, ये चेंजेस क्यों आए, और डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है, जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो क्यों? क्योंकि इनका सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, बाहर में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आउटरमोस्ट शेल में, वो क्या है, सिमिलर है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इज इट क्लियर? तो बात करते हैं पहली एटॉमिक रेडियस। लिखें, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल containing electrons of the atom. एटम की साइज के बारे में हम क्या बात करेंगे कि दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड, बहुत सारे शेल्स हैं, बहुत सारों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट जो आउटरमोस्ट शेल है उसके बीच का डिस्टेंस, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का डिस्टेंस। अब एक बात बताइए, क्या एक सिंगल एटम को आप आइसोलेट कर सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। तो पहली बात तो सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं करते, तो एटॉमिक रेडियस फिर मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन मूविंग है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जब ये मूविंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, तो फिर आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में? समझ में आया? तो हम तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। इवन एट लार्ज डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जीरो कभी नहीं होती। कहाँ होती है जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन? या तो नोड पे या फिर इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे भी जीरो होगी, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कुछ ना कुछ रहेगी। तो कुछ ना कुछ रहेगी, तो फिर हम एटम की तो फिर कोई बाउंड्री फिक्स नहीं हुई, बाउंड्री है ही नहीं, तो ये फिर हम कैसे फाइंड आउट करें डिस्टेंस? और ये मूविंग है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह चुका है। तो फिर हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें डिस्टेंस? तो इस डिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करें जब ये एटम बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं? बॉन्डेड स्टेट में। तो एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली तो कभी आप निकाल नहीं सकते, आप इनडायरेक्टली मेथड से निकालोगे बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मेजर करके। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप निकालते हो, ये एटम्स किस बॉन्डेड स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कम ज्यादा होगी। अगर ये बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये बॉन्डेड कैसे हैं? क्या ये मेटेलिक रेडियस है, क्या ये कोवेलेंट रेडियस है, क्या ये आयनिक रेडियस है, क्या ये वॉन डेर वाल्स रेडियस है? तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लिखें। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करेंगे बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से। एक्स-रे डिफ्रैक्शन से आपको क्रिस्टल के काफी सारे पैरामीटर्स पता चल जाते हैं, क्रिस्टल में जो मेटल एटम्स है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की पढ़ने जा रहे हैं। जब हमें पता चल गया कि एक सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है, सो एटॉमिक रेडियस can be measured indirectly from the bond length data, that is the internuclear distance. ठीक है, बॉन्ड लेंथ डेटा से हमें पता चल सकता है एटॉमिक रेडियस, उसका हाफ कर देंगे। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर, उसका हाफ कर दिया। ठीक है भाई, अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किससे मेजर होगी? मेजर्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन
या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। जैसा टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, जैसे दो एटम्स कंबाइन होंगे उसके बेसिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, उसके बेसिस पे हम रेडियस। सो बेस्ड ऑन लिखें, बेस्ड ऑन दी type of chemical bond between two atoms, ठीक है, atomic radius can be classified into four categories, या four types, clear। तो कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, डिनोटेड बाय आरसी से करेंगे अपन, ठीक है बेटा। सेकंड है मेटेलिक रेडियस, जिससे हम किसे डिनोट करेंगे, आरएम से। थर्ड है वॉन्डरवॉल्स रेडियस, आरबी, एंड फोर्थ आयनिक रेडियस, ठीक है। ये हमें चार टाइप की रेडियस पढ़नी है कि किस टाइप का केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, दो एटम्स के बीच में, बिटवीन टू एटम्स। तो एटॉमिक रेडियस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो आएगी, जो बॉन्ड बनेगा उससे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी। अब वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं, हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस चार टाइप से। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। राइट डाउन हेडिंग कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, स्टार्ट कर दो ऊपर से, चलिए। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या है, पहली बात तो ये नॉन मेटल्स के बीच में, मोस्टली नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से ही हम कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। मिनिमम होगी ये, क्योंकि क्या होता है कोवेलेंट रेडियस में, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लिखें, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स partial overlapping of atomic orbitals, ठीक है, and it is half of the shortest internuclear distance, yeah, internuclear distance, that's more than internuclear distance, ठीक है। It is half of the internuclear distance between center of nuclei of two bonded atoms by a single covalent bond. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो दो एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच में ये दो बॉन्डेड एटम्स हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ये दोनों ने शेयर किया, ये दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो उसको मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस ए। अभी सपोज टू बी दोनों सेम है, तो फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लाइक Cl2, I2, ठीक है, ठीक है, A2 की, क्लियर। फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स A2, ये डिस्टेंस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है,
DAA, ये रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए, तो एक्चुअल में रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए इज द डिस्टेंस ऑफ ए। डेफिनेटली सबसे छोटी होगी कोवेलेंट रेडियस जितनी भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, और में ओवरलैपिंग इतनी नहीं होगी, इसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। तो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ किया, ठीक है, तो DAA कितना हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RA। डिस्टेंस इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं हमें RA मिल जाएगा। तो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ए बॉन्डेड एटम्स है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है, मैडम ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होती है, उनमें कैसे कैलकुलेट करें हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की? तो उनके वो मॉलिक्यूल्स लो, वो कंपाउंड्स लो जिनमें सिंगल, जैसे नाइट्रोजन के लिए हम N2H4 हाइड्रोजीन लेंगे, वहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ऑक्सीजन के लिए हम H2O2 लेंगे, क्लियर है? समझ में आया? जहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। हेटेरोडायटोमिक के लिए एक शूमेकर और स्टीवेंसन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो हम देखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी आई थिंक सो, ठीक है। तो फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिखें, फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स AB। अब यहां पे रेडियस क्या होगी, क्लियर? तो ये हमें पता, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी वो RA प्लस RB तो नहीं होगी, होनी RA प्लस RB चाहिए थी, लेकिन RA प्लस RB नहीं होगी। सपोज टू बी ये A है, ये B है, दोनों में साइज डिफरेंस होगा, डेफिनेटली अलग अलग है, तो ठीक है, इन दोनों का ये RA होगा, ये RB होगा, ठीक है, ये RA मान लो, ये RB मान लो। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि AB की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब मैडम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फ्रॉम, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से इनकी एक्सपेरिमेंटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आएगी, कम आएगी, RA प्लस RB से थोड़ी कम आएगी। RA जैसे यहाँ पे RA प्लस RA किया, दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, बॉन्डेड एटम्स। लेकिन यहाँ पे इन दोनों बॉन्डेड एटम्स में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट RA प्लस RB, इट्स लेस देन RA प्लस RB। तो एक्सपेरिमेंटल जो आएगी, थ्योरेटिकल तो आप RA प्लस RB कर दोगे, एक्सपेरिमेंटल कम आई, और उसे हमने फॉर्मूले से बताया। तो बताएं, फ्रॉम शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, ठीक है, ये मैं रब कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ AB इज RA प्लस RB माइनस 0.09, मॉड ले लेंगे, ठीक है, किसी की भी ज्यादा हो सकती है, XA माइनस XB। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। इज इट विजिबल टू यू? नो, जस्ट अ मिनट। Yes, it's visible. Yeah, it's visible. RA plus RB minus 0.09 XMI, where RA क्या है and RB क्या है? Radius of A and B, ठीक है, respectively. और XA and XB electronegativity of A and B respectively. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे सपोज टू बी, ठीक है, तो कुछ कम आएगी, देखो आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुई, कुछ कम हुई ना। तो सपोज टू बी क्वेश्चन है, X2 बॉन्ड लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, C2 बॉन्ड लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है, CC बॉन्ड लेंथ मतलब 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और मतलब XX बॉन्ड लेंथ, ये CC बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X क्या है 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C क्या है 2, ठीक है। तो आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बतानी है, आपको डिस्टेंस बतानी XC की। तो वो कितना होगा, RA प्लस RB, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे क्योंकि तो होमोडायटोमिक है तो उसका तो हाफ होती है रेडियस। तो रेडियस ऑफ X क्या होगी 1/2, दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम।
रेडियस ऑफ सी क्या होगी 1.54/2 दैट इज 0.7 2 7 जा 14 2 7 जा 14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dxc 0.5 प्लस 0.77, ठीक है 0.77 प्लस 0.5 माइनस 0.093 माइनस 2, ठीक है, तो 0.77.5 1.27 माइनस 0.09, ठीक है, और 0.09 गया तो कितना बचा 8 1.18 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता 1.27, तो डेफिनेटली कुछ कम आई, ठीक है, आरए प्लस आरबी से कुछ कम आई, दैट्स इट। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरए प्लस आरबी माइनस 0.09 मॉड ऑफ एक्सए माइनस एक्सबी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका कोवेलेंट रेडियस हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेलिक रेडियस। राइट डाउन नेक्स्ट मेटेलिक रेडियस, just a minute please। मेटेलिक रेडियस, लिखें मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट इस वाले लेक्चर में हम टाइप ऑफ रेडियस पढ़ेंगे बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के, अलोंग द पीरियड, टॉप टू बॉटम, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक में क्या होता है, वो सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लेक्चर भी मत छोड़िए, थोड़ा सा इजी सा है, और नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेटेलिक रेडियस के लिखे इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, it is half of the internuclear distance between center of nuclei of two closely packed, two closest metal atoms, two closest metal atoms in metallic crystal। समझ में आया? सुनो मेरी बात, मेटल्स क्रिस्टल में कैसे होंगे, सोडियम 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 ऐसे स्पेयर्स, समझ में आ रहा है? और इनके बीच में थिन फिल्म होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इस न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करती है और इस न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करती है। थिन फिल्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो आउटरमोस्ट शेल में होंगे, जो लूजली बाउंड होंगे, वो दोनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट इज द टू क्लोजेस्ट, जो सबसे क्लोजेस्ट मेटल एटम्स है मेटेलिक क्रिस्टल में, एक मेटेलिक क्रिस्टल है, उनके बीच की हाफ डिस्टेंस, उनके बीच की हाफ डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? और ये हो गया डिस्टेंस ए, क्लियर, ये ए और ये ए। उसका जब आप हाफ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका जब आप हाफ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर मेटेलिक रेडियस। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? तो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे यहां पे, तो आपको मेटेलिक रेडियस मिलेगी बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू क्लोजेस्ट मेटल एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल। क्लियर? डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा है, मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से क्या है, ज्यादा है। इसे क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, इट इज क्रिस्टल रेडियस। नेक्स्ट थर्ड वॉन डर वाल्स रेडियस, नेक्स्ट थर्ड वॉन डर वाल्स रेडियस, राइट डाउन वॉन डर वाल्स रेडियस। वॉन डर वाल रेडियस क्या होगी, वॉन डर वाल रेडियस में आप क्या पढ़ेंगे, देखो सॉलिड स्टेट में आप क्या करोगे, वॉन डर वाल्स रेडियस सॉलिड स्टेट लोगे बेटा, ठीक है, सॉलिड स्टेट लिया आपने, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैस है तो गैसियस स्टेट में तो एटम्स बहुत दूरी पे होंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, कूलिंग कंप्रेस करके या कूल करके क्या करेंगे, पास, जितना पास हो सके उतना पास लाने का प्रयास करेंगे। तो उस स्टेट में ये जेनन है, ये भी जेनन है, ये भी जेनन है, तो उस स्टेट में इनकी हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वॉन डर वाल। ये जेनन का एक एटम, ये जेनन, ये जेनन, ये सॉलिड स्टेट में पहुंच गया। ऐसे ही सॉलिड CO2, सॉलिड I2,
ठीक है। सॉलिड I2 मॉलिक्यूल्स में भी उनको भी आपने क्या करा, सॉलिड Cl2, ठीक है, तो उनको भी आपने क्या किया, कूल करके कंप्रेस करके सॉलिड स्टेट में लाके फिर Cl2 मॉलिक्यूल एक अभी बताते हैं Cl2 मॉलिक्यूल। तो इनमें जो नेबरिंग एटम्स हैं इस Cl2 का और इस Cl2 का, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो नेबरिंग एटम्स हैं उनकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो लिखें इट इज हाफ ऑफ द internuclear distance, half of the internuclear distance between center of nuclei, between center of nuclei of two non-bonded atoms, two non-bonded atoms, two non-bonded atoms of two non-bonded neighboring atoms, neighboring atoms, neighboring atoms of adjacent molecules, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स के जो आपस में बॉन्डेड नहीं हैं उन नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई का हाफ डिस्टेंस। मतलब इनर्ट गैसेस में तो समझ में आ गया होगा कि आपने कूल किया, कूल करके आपने क्या करा, एटम्स पास पास आ गए, एटम्स पास पास जितने तक आ सकते हैं तो उसका वन हाफ आपने डिस्टेंस ले लिया, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका वन हाफ लिया तो वॉन डेर वाल रेडियस आ गया। डेफिनेटली वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एटम्स के बीच में दूरी है, ठीक है। उसकी जिसकी मैं बात कर, ये भी सॉलिड स्टेट में है और वो मॉलिक्यूल जैसे Cl2 की बात करते हैं, ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल बेटा, ये Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है। तो ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये अगल बगल वाले पड़ोसी, ठीक है। इसमें ये एटम नेबरिंग एटम्स है, पड़ोसी है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग एटम्स है, ठीक है। और उन नेबरिंग एटम्स में जो नेबरिंग एटम्स है और नॉन बॉन्डेड, नेबरिंग तो ये भी है लेकिन ये बॉन्डेड है, ये इससे नॉन बॉन्डेड है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बॉन्डेड है, ये नॉन बॉन्डेड है। तो नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम एडजेसेंट मॉलिक्यूल का। तो अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें बेटा तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस, ये हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस, इसकी हाफ, इसकी भी हाफ करोगे तो आपको एक कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके, हमें चाहिए ये, इज इट क्लियर? हमें चाहिए ये बेटा, हमें चाहिए ये, इससे यहां तक, ये नेबरिंग एटम्स है, टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स है, टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स है, ठीक है। इनकी हाफ ये हो गई वॉन डेर वाल रेडियस, ये तो कोवेलेंट थी सही, ये तो कोवेलेंट थी सही, ये वॉन डेर वाल रेडियस, ये इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, नेबरिंग एटम्स है ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। एग्जांपल Cl2 का ले सकते हो आप इन सॉलिड स्टेट, क्लियर है। एग्जांपल इनर्ट गैसेस ले सकते हो आप सॉलिड स्टेट में, क्लियर है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि वॉन डेर वाल रेडियस ज्यादा है, फिर मेटेलिक और फिर कोवेलेंट। वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा है, फिर मेटेलिक है, फिर कोवेलेंट है। इन तीनों का समेशन तो ये है। कोवेलेंट में हमने होमोडायटोमिक पढ़ा, हेटेरोडायटोमिक के लिए शूमेकर और स्टीवेंसन फॉर्मूला पढ़ा, Ra + Rb - 0.09 XA - XB, और हमने ये वॉन डेर वाल्स रेडियस पढ़ी, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा दिख ही रही है क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। फिर मेटेलिक है, मेटेलिक में क्लोजली पैक्ड है, बट कोवेलेंट में तो पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो दिस इज द मोस्ट लीस्ट रेडियस, दिस इज द मोस्ट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट आइए आयनिक रेडियस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए आयनिक रेडियस पे, क्लियर है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। चलिए फोर्थ लिखते हैं आयनिक रेडियस, फिर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ेंगे और कल का लेक्चर मत मिस करिएगा, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, वही डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन, ठीक है।
नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ठीक है। आयन बनेगा किससे, इधर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इधर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक एटम है, आयन इज फॉर्म्ड either by gaining electron or losing electron। तो अगर लूज करता है तो क्या बनेगा, कैटायन, और अगर गेन करता है तो क्या बनेगा, एनायन। तो आयन के दो टाइप्स पढ़ने हमें, कैटायन और एनायन, ठीक है। 11th का बच्चा तो वैसे ही शुरुआत में कैसे, ए गैशियस कोई भी एटम था, ठीक है, कोई भी एटम है गैशियस फॉर्म में, उसको उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक या एक से ज्यादा, सो रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस, डेफिनेटली, ठीक है। आइसोलेटेड वो डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की हो जाएगी, ठीक है। तो गैशियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो इट इज रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल सा भी लिख लीजिए, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, बिल्कुल आम भाषा में समझना है, ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ठीक है। एक रिमूव, दो रिमूव हो सकते हैं, जैसे Mg में 2+, Mg2+ आपने बहुत पढ़ा होगा, समझ आ जाएगा कैसे Mg2+ होता है। एल्यूमिनियम 3+ आयनाइजेशन पोटेंशियल में सब समझाएगा, एल्यूमिनियम 3+ होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, एंड व्हाट इज दिस, एक्स गैशियस, लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, दिस इज एक्स माइनस गैशियस। ये हमें पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में, ये हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि जब एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एक्स एक हो, दो हो, O2-, ठीक है, N3- 3 हो, नाइट्राइड आयन। सो गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ऊपर का रब कर रहे हो और इसी में लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इसी को मैं बढ़ा देती हूँ और इसी में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसमें क्या होगा कैटायन में, यहां पे भी प्रोटॉन जो थे वही प्रोटॉन यहाँ पे, ठीक है भाई, प्रोटॉन सेम है दोनों में, ठीक है, दोनों में ए गैशियस ले लो, A+ गैशियस ले लो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो गया ना, शील्डिंग कम हो गई ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब पुल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की शक्ति बढ़ गई न्यूक्लियस की, ठीक है, क्योंकि कोई पर्दा नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति बढ़ गई आउटर मोस्ट, तो साइज डिक्रीज हो गया, तो P/E रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो यहाँ पे बढ़ गया। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, क्योंकि प्रोटॉन वो के वही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम तो P/E रेशियो ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब शील्डिंग कम, रिपल्शन कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। क्लियर है, समझ में आया। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो न्यूक्लियस पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटम तो है ही नहीं वो, साइज डिक्रीजेस क्या है, यहां तक की कहानी समझ में आई। कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन दोनों में सेम है, ए गैशियस A+ गैशियस, इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, P/E रेशियो, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो P/E रेशियो इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ A+ किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली रेडियस ऑफ ए गैशियस एटम की ज्यादा होगी। एटम की रेडियस ऑफ एटम, इसको ऐसे लिख लो, is more than radius of cation। एटम की रेडियस ज्यादा होगी, कैटायन की रेडियस कम होगी। इज इट क्लियर, समझ में आया, कैटायन की रेडियस कम होगी, समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ एटम ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कैटायन कम होगी। क्यों कम हुई, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया, P/E रेशियो बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज डिक्रीज हो गई। इज इट क्लियर, समझ में आया। साइज डिक्रीज हो गई तो इसकी साइज कम हो गई, इसकी साइज ज्यादा हो गई। एनायन के केस में क्या होगा, सेम लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। एनायन के केस में क्या होगा,
एनायन के केस में X गैशियस है, ये X माइनस गैशियस है, प्रोटॉन दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, P बाई ई रेशो घट गया, P बाई ई रेशो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरों को रिपल मतलब शील्डिंग एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो जेड इफेक्टिव घट गया, जेड इफेक्टिव घट गया मतलब मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितना फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए या जो नेट एक्चुअल में चार्ज उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए उतना वो एक्सपीरियंस या उतना फील नहीं करते हैं, तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज, एटॉमिक आयनिक एनायन की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज, तो एनायन की साइज एटम से ज्यादा होती है, एनायन की साइज एटम से ज्यादा होती है, मतलब इसकी रेडियस, एनायन की रेडियस, क्योंकि कहां तक, जहां तक ये अपना न्यूक्लियस अपना चार्ज फील करवा सके, न्यूक्लियस अपना चार्ज जहां तक फील करा सके दैट इज एनायन की रेडियस, तो वो ज्यादा है एटम के केस से, ठीक है। वो जो एक जो थ्योरेटिकल चीज लिखते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को आयनिक रेडियस है ना, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन, तो उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कहां तक न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट होगा, दैट इज एनायनिक रेडियस, तो वो एनायनिक रेडियस ज्यादा है एटम से, एटम्स। इज इट क्लियर? क्योंकि जेड इफेक्टिव कमजोर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, रिपल्शन बढ़ गया, तो साइज इंक्रीज हो गया। तो मैंने तो ये पढ़ा, समझ में आ गया यहाँ तक, तो मैंने तो ये पढ़ा कि रेडियस ऑफ कैटायन से ज्यादा रेडियस ऑफ एटम होता है, क्योंकि यहाँ पे P बाई ई रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन P बाई रेशियो बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज्यादा, रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ पे, रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज्यादा होगा। बढ़ जाए आगे, रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज्यादा, फिर रेडियस ऑफ एटम, फिर रेडियस ऑफ कैटायन, जैसे कि बच्चा I प्लस I माइनस, I प्लस I माइनस, I प्लस की साइज सबसे छोटी, I की उससे ज्यादा, I माइनस की उससे भी ज्यादा। क्लियर है? एक और चीज, अगर हम एक ही एलिमेंट में बात करें, ठीक है, लिखा आप लोगों ने आपको, अगर हम एक ही एलिमेंट में बात करें, फॉर सेम एलिमेंट, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एलिमेंट पे, जैसे Mn है, Mn2 प्लस है, Mn3 प्लस है, Mn5 प्लस है, Mn7 प्लस है, ऐसे ले लेते हैं। तो अगर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो P बाई रेशियो बढ़ रहा है, P बाई रेशियो बढ़ रहा है, तो P तो उतना ही है, प्रोटॉन्स तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उनको खींचने की शक्ति बढ़ती जा रही है, एक्चुअल में वो चार्ज ज्यादा फेल्ट करेंगे जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि रिपल्शन कम है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज, अपने पास बुलाएगा तो साइज क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, तो इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज्यादा है, ये साइज का ऑर्डर है। क्लियर है? तो एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव और साइज में आपस में नहीं बनती, एटॉमिक रेडियस बोल लो या साइज बोल लो, इसका जेड इफेक्टिव से उल्टा रिश्ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज को कम करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील हो रहा है, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घट जाएगी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हो गई, कम, साइज क्या हो गई, कम। यही पीरियड में रीजन है, इवन जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि कैसे वेरी करती है एटॉमिक साइज अलोंग पीरियड और इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पीरियड में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन वो सेम शेल में बढ़ रहा है, और उसकी शील्डिंग 1 के बराबर नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इनर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तो कभी शील्डिंग 1 के बराबर नहीं होती, ना NSNP में ना NDNF में, आपने देखा हो तो दोनों में 0.35 होती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज घट गई, इसलिए पीरियड में साइज घट जाती है, ये अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से Fe2 प्लस Fe3 प्लस में Fe2 प्लस का साइज ज्यादा होगा, कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस साइज, Fe2 प्लस का साइज क्या होगा, ज्यादा,
26 प्रोटॉन्स है दोनों में, इसमें कितने 26 में से 2 गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स है, 23 इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अच्छे से खींचेगा तो साइज कम हो गया। कॉपर +1 कॉपर +2 साइज किसका ज्यादा होगा 1 प्लस का। क्लियर है? तो एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया साइज क्या होता गया डिक्रीज होता गया। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट एनायन समझ में आ गए आपको, कैटायन एनायन कैसे बनते हैं। एनायन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, कैटायन इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके बाद अपन ट्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखें स्पीशीज सच एज ions, atoms, molecules, ठीक है, which have same number of protons, ठीक है, that is nuclear charge, same number of sorry what I am writing, which have same number of electrons. Clear? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज सच एज आयंस, एटम्स, अभी देखेंगे एग्जांपल, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट आम भाषा में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, उनका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है बेटा, Ze डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो स्पीशीज सच एज आयंस, एटम्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। N3 O2 F N3 7 3 10 10 10 Na Mg2 एल्यूमिनियम 3 देखो रे भाई, प्रोटॉन देखो इलेक्ट्रॉन देखो, प्रोटॉन कितने 7 8 9 10 वाला नहीं लिया है, नियॉन नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया मैं बताती हूँ, 11 12 13। इलेक्ट्रॉन कितना 7 में 3 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए न्यूट्रल में, 3 ऐड हो गए 10, 8 में 2 ऐड हो गए 10, 9 में 1 ऐड हो गया 10, ठीक है, 11 में से 1 उड़ गया 10, 12 में से 2 उड़ गए 10, 13 में से 3 उड़ गए, 13 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में, 3 उड़ गए 10। तो P/E रेशियो क्या हो रहा है, देखो नियॉन क्यों नहीं लिया, ये साइज का ऑर्डर बताना है मुझे इसमें। नियॉन के लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करते हैं, नट गैस है ना, उसके लिए वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करते हैं, या तो उसके लिए फिर यही रेडियस आयनिक रेडियस ही काउंट करें, तब तो उसको यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज अगर वॉन्डरवॉल रेडियस ही काउंट करते हैं तो उनकी तो सबसे ज्यादा होगी, और उसकी वॉन्डरवॉल रेडियस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होती है वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है, नट गैसेस की, तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, P/E रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है, P/E रेशियो इंक्रीज हो रहा है क्या, 7/10.8 0.7.8 0.9 1.1, हाँ P/E रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन उन्हें खींचने वालों की पावर बढ़ गई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो अच्छे से खींचेंगे तो साइज डिक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीज होगा, Z इफेक्टिव बढ़ गया ना, P/E रेशियो बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ती साइज डिक्रीज हो गई, तो ये साइज का ऑर्डर है बेटा, इसका ऑर्डर है साइज का। ठीक है, नियॉन को नहीं लिखेंगे क्योंकि नियॉन के लिए वॉन्डरवॉल रेडियस ही काउंट करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट सिमिलर, या फिर अगर क्वेश्चन भी देता है तो मेंशन करेगा कि उसके लिए भी आयनिक रेडियस, तब आप उसको यहीं पर रख सकते हैं F- के बाद, ठीक है, वैसे ऐसा पूछेगा नहीं। नेक्स्ट P3-, ठीक है, सल्फाइड, क्लोराइड, K+, कैल्शियम 2+, स्कैंडियम 3+, ठीक है, 15 16 17 18 आर्गन 19 20 21, ठीक है, सेम वही चीज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने इसमें 15 16 17 19 20 21, इलेक्ट्रॉन कितने 15 में 3 ऐड किया 18, 16 में 2 ऐड किया 18, 17 में 1 ऐड किया 18, 19 में 1 हटा दिया 18, 20 में 2 हटा दिए 18, 21 में 3 हटा दिए 18, तो P/E रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, P/E रेशियो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, देखो है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन प्रोटॉन की पावर बढ़ती जा रही है, तो P/E रेशियो
इलेक्ट्रॉन उतने ही खींचने हैं, लेकिन अब हमारी पावर ज्यादा बढ़ गई, तो हम ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो इसकी साइज सबसे कम होगी, ठीक है। तो वही सेम रीजन, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेक्चर था, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपको कहीं पे ना मिले, बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका ध्यान रखें, इसको ध्यान से देखें, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा पी बाई रेशियो बढ़ने पर, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें भी आर्गन नहीं लिया है क्योंकि आर्गन के लिए वॉन डेर वाल रेडियस काउंट होती है। थैंक यू सो मच।